अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, आज आपका और हमारा साथ 10 से 11 नहीं बल्कि 10 से 11:50 तक रहेगा, चूंकि इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल है अभी तक तमाम जो नताइज है 100% कंपाइल नहीं हुए और उसके ऊपर डिबेट का सिलसिला जारी है। उसके साथ साथ पार्टी पोजीशन काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है और वफाक में हुकूमत बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों के मबैन जोड़ तोड़ का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। उसके साथ मुख्तलिफ जमातें बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद जीतने वाले उम्मीदवार इस हवाले से पूरी उम्मीद है कि वो उनका दावा भी कर रहे हैं कि हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में, तबकि जबकि मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें एक नया इत्तेहाद बनाने की तैयारी कर चुकी हैं और आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो इस सिलसिले के अंदर अहम सेशंस अब तक हो चुके हैं। इस सारे मामलात के ऊपर डिस्कशन करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ हैं जो कि प्रोग्राम रेड जोन में हमेशा साथ होते हैं, सीनियर तज्ज़ीकार ख्वाजा मतीन साहब, और उसके साथ साथ इस सारे हैदराबाद रिजी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इसके साथ और लोग भी हमें ज्वाइन करते रहेंगे, उनकी राय जानेंगे। हैदराबाद रिजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, कौमी सियासत से हटके जो कौमी सतह के ऊपर मंजरनामा बन रहा है उसके ऊपर भी आगे चल के बात करेंगे, लेकिन पहले ये जरूर जानना चाहूंगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कराची के अंदर एक गैर मामूली काम करके दिखाया। 17 सीट्स अब तक एमक्यूएम जीत चुकी है और जो आप लोगों ने बहुत अर्ली दावा किया था, खालिद मकबूल साहब ने सबसे पहले दावा किया था और उसके मुताबिक सीट्स अब यहां तक पहुंच गई हैं। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? क्या आपकी सियासी हिकमत अमली में डिफरेंस था कि दोबारा कराची के लोगों ने आपके ऊपर एतमाद किया है? बाद से 2, कराची से 15, तो ये 2 हैदराबाद की शामिल है, 17 नशिस्तें हैं। हमने शुरू में ही आपको बताया था कि हमने टारगेट किया था 18 नशिस्तों को कराची में, और 18 में हमने कैंडिडेट फील्ड किए थे और 16 के लिए हमने जान तोड़ मेहनत की थी जी। और जाहिर है कि ये इलेक्शन कैंपेन हमने कोई 6 महीने पहले शुरू की थी। और एक बड़ा फैक्टर जो था वो एमक्यूएम के तमाम जो धड़े थे जी, या जो दूसरी पार्टी भी बन गई थी जैसे पीएसपी, उनका जो इत्तेहाद था वो कराची के अवाम के लिए एक उम्मीद की किरण था। जी। 2018 में जिस तरीके से एमक्यूएम का मैंडेट छीना गया और उसके बाद एमक्यूएम ने वापस अपना मैंडेट लिया है। एमक्यूएम की तारीख है इस तरह का मैंडेट लेने की, सिर्फ बीच में एक बार 2018 में ऐसा हुआ कि वो मैंडेट हमसे छीन लिया गया, वरना तो सिर्फ यूं समझिए कि तारीख ने अपने आप को दोहराया है बस। बिल्कुल ठीक। अच्छा रिजी साहब, ये बताइएगा कि मरकज के अंदर जब भी गवर्नमेंट बनी है, पास्ट कर 2-3 टेनोर देख लें, जिस हुकूमत में जो मुश्किल में होती है आप उनका जाके साथ देते हैं पाकिस्तान के लिए और कराची के अवाम की बेहतरी के लिए। अब दोबारा वफाक के अंदर ऐसी सूरत हाल बन चुकी है जहां पर एमक्यूएम की भी यकीनी तौर के ऊपर ताउन दरकार होगा, एमक्यूएम का साथ दरकार होगा मुस्लिम लीग नून को, लेकिन अभी तक जो मुशावरत सामने हो रही है, बिलावल भुट्टो से बातचीत हुई है, आसिफ अली जरदारी साहब से हुई है, क्या एमक्यूएम नून लीग के साथ ऑन बोर्ड हो चुकी है और क्या मुमकिन तौर के ऊपर सिनेरियो तय पाएगा कि एमक्यूएम मरकज में हुकूमत बनाने के लिए नून लीग का साथ देगी? देखिए, जहां तक हुकूमत साजी की बात है तो बातचीत तो चल ही रही है, सबकी सबसे चल रही है, और जितनी भी ऐसी सिचुएशंस हैं कि जिनको आगे मटीरियलाइज किया जा सकता है, वो सारी सिचुएशन जो हैं वो लोग जो है वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। एमक्यूएम भी काम कर रही है और जो इंडिपेंडेंस की सिचुएशन है वो भी अपनी जगह पर बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में इंडिपेंडेंट्स जीते हैं जी। और अभी ये फैसला होना बाकी है कि उनमें से कितने इंडिपेंडेंट ऐसे हैं जो डिपेंडेंट हो जाएंगे। बिल्कुल सही। और जब वो डिपेंडेंट होंगे तो वो किस किस के डिपेंडेंट होंगे, बिल्कुल ये ऐसे भी एक सूरत हाल है। एमक्यूएम भी इसके ऊपर कुछ वर्किंग कर रही है, कुछ लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए? कराची में मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंट्स की तादाद इतनी ज्यादा नहीं है और कराची से बाहर की जो सूरत हाल है वो एक अलग है। ठीक। मगर ये कि बाकी जो लोग हैं वो पीपल्स पार्टी या नून या दीगर जमातों के साथ राब्ते में हैं जी। अभी एक आध दिन में ये चीज क्लैरिटी के साथ सामने आएगी कि भाई कौन किसके साथ गया या नहीं गया, या इंडिपेंडेंट की तादाद बहुत बड़ी हो गई जी। तो अभी खद्दोखाल हुकूमत साजी के जो है वो जाहिर होने हैं। ठीक। और गुफ्तगू बहरहाल चलेगी। बिल्कुल तो देखिए ये इंडिपेंडेंट का ऊंट किस करवट बैठता है और ये जिस करवट बैठेगा फिर देखेंगे कि आगे क्या सूरत हाल बनती है। हैदरबाद रिजवी साहब, आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, ये बताएं कि अमकानात क्या कहते हैं
क्या आपका, क्योंकि आपकी बड़ी अहमियत होगी है 17 सीटों के साथ तीसरी बड़ी जमात बनकर एमकेएम उभरी है, पीपल्स पार्टी के साथ कितने फीसद अमकानात हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ जाने के कितने फीसद अमकानात हैं, और जो पीटीआई के इंडिपेंडेंट हैं उनके साथ आपके जाने के कितने फीसद अमकानात हैं सर? एमक्यूएम का एक वफ्द अभी लाहौर पहुंचा है मियां नवाज शरीफ साहब की दावत पर जी। तो देखिए कि वहाँ क्या सूरत हाल डेवलप होती है और वहाँ से फिर क्या गुफ्तगू शुनीद के रास्ते आगे निकलते हैं, किस तरह की सूरत हाल होती है। तो बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। अभी मेरे ख्याल से एक आध दो रोज लगेंगे हुकूमत साजी के खद्दोखाल सामने आते आते। पीपल्स पार्टी के साथ आपके इत्तेहाद की कोई सूरत बन सकती है सर? बिलखुसूस सिंध की बात करें सर। देखिए अभी तो पहले वफाक के ऊपर फोकस होगा जी, और जाहिर है कि जो पीपल्स पार्टी के साथ हमारे जो रिलेशनशिप रही है, वर्किंग रिलेशनशिप, वो कोई बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग तो नहीं रही, मगर अब देखते हैं कि क्या खद्दोखाल बनते हैं हुकूमत साजी के, फिर उसी हवाले से अगर आपसे राय ली जाए, पार्टी आपसे राय ले, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी है आपकी एमकेएम, बड़ी वसी मशावरत होती है, तो आपकी राय किसके हक में होगी, पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून? देखिए मैं तो इस बात पर ज्यादा तवज्जो देता हूं जाती तौर पर कि शहरी सिंध में कौन हमारा कंपेटिटर है, बिल्कुल सही, किसके साथ मुकाबला है। तो पीएमएलएन हमें उस हवाले से ज्यादा सूट करती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, बिल्कुल हैदराबाद से साहब, जमात इस्लामी बड़ी सीख पा है, जो एमकेएम ने दोबारा कराची की यानी कि मैंडेट जो आपके नज़दीक आपने वापस लिया है, इस पे सराजुल हक साहब ने बड़ा सख्त बयान दिया है कि एक दफ़ा फिर कराची शहर कातलों के हवाले कर दिया गया है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए अब सराजुल हक साहब एक जमात के अमीर हैं और मैं आमतौर पर जो सरबराहान जमात हैं उनके खिलाफ लब कुशाई से एहतियात करता हूं, मगर मेरे ख्याल से उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था। और हार जीत इलेक्शंस में होती है, अगर उनकी तवक्कुआत ज्यादा थी तो मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात में एमक्यूएम ने हिस्सा नहीं लिया था जी। तो वो उस मैंडेट को समझ रहे हैं कि कराची का मैंडेट उनके पास है। वरना अमीर जमात इस्लामी की तो बेचारी की ये पोजीशन है कि अब हाफिज नईम रहमान की मर्जी से वो कराची जाते हैं और मर्जी से वो नहीं जाते, और पूरी जमात इस्लामी कराची की पॉलिसी अलग है, जमात इस्लामी पाकिस्तान की पॉलिसी अलग है। तो वो सारी चीजें हैं, मगर मैं उन सब चीजों में पढ़ना नहीं चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक। रजीक साहब, अगर हम सिंध की बात करें तो बिलखुसूस वहाँ पर जो अब तक के दादोशुमार सामने आ चुके हैं, एमक्यूएम दूसरी सिंध असम्बली के अंदर बड़ी जमात है और अपेरेंटली जिस तरह भी आपका वफद लाहौर पहुंचा हुआ है, मरकज़ में यकीनी तौर के ऊपर आप नून लीग के इत्तेहादी बनने जा रहे हैं, जहां पर पीपल्स पार्टी भी उस इत्तेहाद में शामिल होगी। तो अगर हम सिंध की बात करें तो वहां पर भी मुमकिन तौर के ऊपर, यकीनी तौर के ऊपर आपका इत्तेहाद बनते हुए दिखाई देता है। इस इत्तेहाद के कॉन्टेक्स्ट में जानना चाहूंगा, कराची के अंदर बेपनाह मसाइल हैं, अभी भी बारिश हुई, इलेक्शन से कुछ रोज कब कराची डूबा हुआ था, तो एमक्यूएम इस वक्त ने अपना माइंड फ्रेम किया है, चूंकि मुस्तफा कमाल साहब भी आपके साथ हैं, आपकी वर्किंग भी है और हमेशा कराची के मसाइल के लिए एमक्यूएम ने एक बहुत प्रेशर ग्रुप का रोल प्ले किया है। तो अगर आप सिंध में जाते हैं इत्तेहाद में, तो कराची की सूरत हाल बदलने के लिए क्या प्लान है एमक्यूएम पाकिस्तान के पास? मुझे लगता यह है कि सिंध की सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ होगी और एमक्यूएम को जो है कई बार सोचना पड़ेगा इस तरह का कोई इक़दाम करते हुए। ठीक। अच्छा, अभी आपने इंडिपेंडेंस की सर बात की थी, ये जो इलेक्शन के नताइज सामने आए बड़े गैर मुतवक्के नताइज थे, सबको वोट कास्ट करने का मौका मिला, इंडिपेंडेंट एक पार्टी से जिनका ताल्लुक था, बड़ी तादाद के अंदर तकरीबन 92 के लगभग उन्होंने सीट्स हासिल कर ली हैं, लेकिन उसके बावजूद धांधली की बात हो रही है, एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है और अदालतों में भी जा रहे हैं, अदालतों में जाने का राइट है, लेकिन धांधली की भी बात हो रही है। सर ओवरऑल आप नेशनल लेवल के जो इलेक्शन इनकाद हुआ मुल्क भर के अंदर, आप उसको किस निगाह से देखते हैं और धांधली का जो लोग शोर मचा रहे हैं उसके अंदर किस हद तक वेटेज है? शिकायत तो होती है हल्का से हल्कों पर। इतनी बड़ी तादाद में जो जीत है वो इस इलेक्शन के हवाले से सूरत हाल को बड़ा वाज़े करती है। अगर कोई बड़ी सिचुएशन डेवलप होती तो मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंस इतनी बड़ी तादाद में ना जीतते। दुरुस्त, बिल्कुल ठीक। तो फिर हम ये कह जी बिल्कुल दुरुस्त। लास्ट क्वेश्चन सर, जब नेशनल लेवल के ऊपर अगर हम बात करें, जो एक पूरी एक वेव थी उसके बरअक्स चीजें हुई,
तो अब आप तवक्को कर रहे हैं, जो सब लोग तवक्को करते थे कि इस जो अगला सेटअप आएगा उससे सियासी इस्तेहकाम आएगा, सियासी इस्तेहकाम से मौशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान बेहतरी का सफ़र शुरू करेगा। मखलूक हुकूमतें नॉर्मल बनती हैं तो बड़ी वीक होती हैं गवर्नेंस के अंदर, तो ये वाली जो मुस्तकबिल में मखलूक हुकूमत बनने जा रही है, इसको किस निगाह से देख रहे हैं आप? देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए अब अगर पूरी एक कोई सिचुएशन डेवलप की जाती जी, तो शायद ऐसी कोई सूरत हाल होती, मगर जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें जो मौजूदा सेटअप है वही हमारे सामने है और हमें इसी में से बेहतरीन को निकालना होगा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया हैदराबाद से रिजवी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। खास साहब, बड़ी तफसील के साथ हैदराबाद से रिजवी ने बात की और उससे पहले भी हम डिस्कशन कर रहे हैं मुसलसल जो लोग इस इम्प्रेशन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये इलेक्शन है ये बेहतरी का और मुस्बत तरीके से आगे बढ़ने का एक मौका फराहम करेगा, वो अभी भी उसी वो माजी की शिकायत, गिले शिकवे और इसको मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें, बिलावल भुट्टो ने कैटेगोरिकली आज कहा है, उन्होंने कहा है जी कि जो इलेक्शन के जो नताइज हैं उसके हवाले से मैं मायूस नहीं हूँ और हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, चीज़ें बेहतर अंदाज में आगे बढ़ेंगी। तो जो लोग ये कहते हैं कि हमें अभी भी 192 सीट्स कम मिली हैं, जो बाकी जमातें थी, अगर हम इस तनासुर में देखें, अगर पीपल्स पार्टी की बात करें, क्या उसने नशिस्तें हासिल नहीं करनी थी? नून लीग ने नहीं करनी थी, एमक्यूएम ने नहीं करनी थी, जेयूएफए ने हासिल नहीं करनी थी। हर जमात, कोई फारिग तो कहीं नहीं कोई बैठा हुआ था ना, हर कोई अपने अपने लेवल के ऊपर एफर्ट कर रहा था, हर किसी का अपना अपना एक हल्का एरिया भी था। तो फिर एक जमात की तरफ से ये इंप्रेशन देना कि नहीं धांधली, नहीं धांधली और हमारा अभी भी जो स्कोर है वो 50-60 और सीट्स होना चाहिए था, तो बाकी जो सब बैठे थे, इसका मतलब है वो आप एहतजाज कर रहे थे, अदालतों में 9 मई के मुकदमात भुगत रहे थे, साइफर केस भुगत रहे थे, और बाकी लोग सिंध में, पंजाब में या बलूचिस्तान में जो कुछ काम कर रहे थे या अवाम के पास जा रहे थे, उनका कोई हक नहीं था कि वो भी कुछ सीटें हासिल कर सकें। जी भट्टी साहब, बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की आपने। इसी तरह जो हैदराबाद रिजवी साहब ने जिस नुक्ते की तरफ इशारा किया है वो बड़ा अहम है कि अगर धांधली होती, ये इंतखाबात शफाफ ना होते, तो आपको जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, मेरे ख्याल में अब आज़ाद कहना छोड़ देना चाहिए, तरीके इंसाफ के लोग ही हैं सारे वो जो आज़ाद हैं, जिनकी तो तादाद इस वक्त बाद में है। 92 है, उसमें बताया जा रहा है कि बाकी जो 14 लोग हैं वो जो अमूमी तौर पर आज़ाद जीते हैं, लेकिन जो तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं उनकी तादाद 92 बताई जा रही है अभी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा अहम नुक्ता है कि एक जो उसके हामी हैं वो सबसे ज़्यादा नशिस्तें लेकर बैठे हैं। 74 नशिस्तें ली हैं मुस्लिम लीग नून ने, इसी तरह 54 ली हैं। ये सिर्फ पीटीआई के जो हामी हैं उनको कम नशिस्तें, उनका ख्याल होता है, हर आदमी की ये ख्वाहिश और कोशिश होती है कि मैं 2/3 अक्सरियत से जीतूँ, लेकिन ख्वाहिशात तो भट्टी साहब ऐसी हैं ना जो पूरी नहीं होती जी। इसमें पीपल्स पार्टी ने 70 के करीब नशिस्तों पर अपनी उम्मीद बांधी हुई थी। खास साहब, इंटीरियर सिंध में पीटीआई नहीं थी, बलूचिस्तान में नहीं थी, पंजाब के बेशतर इलाकों के अंदर वहाँ पे बिल्कुल वाज़ेह था जहाँ पे उनका फुटप्रिंट नहीं था, तो फिर कैसे आप 2/3 हासिल कर सकते थे? ख्वाहिश रखने में मैं कह रहा हूँ कोई हर्ज नहीं है, करनी चाहिए, एफर्ट की उन्होंने। इसी तरह मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश थी कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आएंगे, उनकी ख्वाहिश भी पूरी नहीं हुई, पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश नहीं पूरी हुई। और जमात इस्लामी, मैं समझता हूँ कि इस बार पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार वो कौमी असम्बली में उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं होगी, उनको एक नशिस्त भी नहीं मिली, उनकी भी उम्मीदें पूरी नहीं हुई, इसीलिए वो सराजुल हक साहब जो मेरे जमात इस्लामी हैं वो इंतखाबात को जाली करार दे रहे हैं। तो किसी ख्वाहिश तो किसी की भी पूरी नहीं हुई। तो अब बाकी जमातों ने सियासी मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है, उन्होंने इंतखाबात के नताइज को खुले बंदों तस्लीम किया है। मैं यही बार बार बात कर रहा हूँ कि आप माशरे को तकसीम करने की बजाय तस्लीम करने की तरफ लेकर आएँ। इसी तरह जो आर्मी चीफ़ ने आज बात की है कि तमाम जो हम मुल्क को आगे लेकर जिस हाल में हमारा मुल्क इस वक्त है, माशी क्राइसिस हमारे सर पर खड़ा है जी, हमसायों के साथ तल्लकात का इशू है और बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं जिससे हम गुज़र रहे हैं। तो उन्होंने वाज़े तौर पर इशारा किया है कि हम इत्तेहाद और इत्तफाक और जो तकसीरियत के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा है, बात की है जी। ये जो हमारा माशरा है जिसमें देखें मुख्तलिफ ज़बानें हैं, बहुत वाज़ेह, बहुत इम्प्रेसिव और एक फुल ऑफ होप, जिसे कहते हैं ना कि एक फुल ऑफ होप एक मैसेज आर्मी चीफ ने सुबह जारी किया था, उसके ऊपर हम आगे चल के भी तफसील से बात करेंगे। तो आप इस पर अपनी रोशनी जरूर डालिए, आगे भी हम चल के इस पर थोड़ी तफसील के साथ बात करेंगे। जब वाज़ेह तौर पर यह बात उन्होंने जमहूरियत पसंदों को मुबारकबाद दी है, जब उनकी मुबारकबाद को हम अगर देखें तो उसमें जो भी जीते हैं जी, इसमें पीटीआई के जो हमायत याफ्ता जीते हैं उनको भी मुबारकबाद उन्होंने दी है,
इसी तरह मुस्लिम लीग नून के जो लोग जीते हैं उनको भी मुबारकबाद पेश की है, पीपल्स पार्टी के लोगों को मुबारकबाद पेश की है। अब मैं समझता हूँ कि ये सारी पीछे चीज़ें छोड़ के जो भी उनके आपके लीगल हकूक़ हैं जी, वो इस्तेमाल करें, हर जगह पर जाएं। अगर किसी पार्टी को भी कोई शिकायत है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी, तो माशरे को मज़ीद तकसीम करने की बजाय जो आपके लीगल फोरम्स हैं उन पे अपनी शिकायत लेकर जाएं, और इख्तिजाज भी करना है तो बिल्कुल करें, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो इख्तिजाज पुरअमन होना चाहिए। मैं समझता हूँ जी, इस वक्त जो पीटीआई की लीडरशिप है जो हमारे सामने है, एक तो जेल में उनके लीडर बैठे हैं, जी, एक बैरिस्टर गौहर इंतहाई समझदार, उन्होंने आज जो गुफ्तगू फरमाई है वो मैंने बड़ी ध्यान से सुनी है। उन्होंने भी कहा है कि आप लोग इख्तिजाज करें लेकिन किसी के हाथ में डंडा नहीं होना चाहिए। जी, ये जो नफ़रत हमारे दिलों में भर दी गई है, और भट्टी साहब ये जो हक्को बातल की ये इक़्तिदार की जो लड़ाई है, इसको हक्को बातल की लड़ाई बनाकर जो पेश किया जा रहा है ये इंतहाई गलत है। बिल्कुल ऐसा है। और जो हमारे नौजवान हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि अब जब एक रिजल्ट आ गया है, अब नंबर गेम आपके सामने है। जी, अब नंबर गेम में जो अच्छा खेलेगा जी, वही हुकूमत बना पाएगा। एक तरफ तो पीडीएम की जमातें हैं, उन्होंने राब्ते बहाल कर दिए हैं, मुलाकातें हो रही हैं, मौलाना फजल रहमान साहब का राब्ता ये हुआ तो है, आगे हम शहबाज। अभी डिस्कस करते हैं जो मखलूत हुकूमत बनाने का अमल जारी है, लेकिन इसका जो आर्मी चीफ ने बहुत दो इंपॉर्टेंट उनके पॉइंट्स थे जो उन्होंने कहा, कौम को मुतनब्बे किया है कि आप इंतशार से और जो तफरीक फैलाने का अमल है, पोलराइजेशन है, इससे निकलें, इससे मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचेगा, ये सिलसिला तर्क करें। ये कोई सियासत से कोई मुल्क की खिदमत नहीं होनी, और ये जो इंतखाबात हैं ये सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाएं, आपकी एफर्ट्स इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। लेकिन अभी भी कुछ लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि मैं ना मानूं कि रट लगाई हुई है, उनकी हट धर्मी, उनकी जिद खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मैं ये कह रहा हूँ कि इज्तमाई दानिश ने एक फ़ैसला हमारे सामने रख दिया है। हमने इंतखाबात जो कराए इसलिए कराए गए थे, इंतखाबात के लोगों की राय जान सकें कि कौन किसको पसंद करता है, वो राय लोगों की सामने आ गई। अब मीडिया के लोग हों, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हों और समाज के बाकी लोग हों, उनको सबको, इस्टेब्लिशमेंट के लोग हों, खुले बंदों में कह देता हूँ जी, सबको इस अवामी राय के आगे सरे तस्लीम खम करना चाहिए। बिल्कुल सही। और जिस तरह इन सबको करना चाहिए, इस तरह पीटीआई के जो हामी हैं जी, उनको भी, जो दूसरों ने मैंडेट लिया है, जो पीपल्स पार्टी ने मैंडेट लिया है, जो मुस्लिम लीग नून ने लिया है, जो जेयूआई फे ने लिया है, और भी जिसने लिया है, एमकेएम ने लिया है, उनके मैंडेट को तस्लीम करें। ये जो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत, यही बात का हमें दर्स देती है कि हाँ, अगर मैं आपका अपना वजूद तस्लीम करवाना चाहता हूं तो मुझे किसी दूसरे का वजूद भी तस्लीम करना है। बिल्कुल। अब देखें, मैं आपको बताऊं कि NA 122 लाहौर से ख्वाजा साद रफीक इलेक्शन हार गए। उन्होंने रिजल्ट आया। खास साहब यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक का वक्त है नाज़रीन, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि मखलूक हुकूमत बनने के लिए जोड़ तोड़ कहाँ तक पहुंचे है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी इब्तदाई मुलाकातों में नून लीग के साथ शराकत इक़्तिदार के फार्मूले को तय करने के लिए क्या शराइत पेश की हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे कि मखलूत हुकूमत बनने का सिलसिला जारी है, जोड़ तोड़, लेन देन, शराकत इक़्तिदार का फार्मूला तय होना है। लेकिन खास साहब उसके ऊपर तफसील से बात करने से पहले, चूँकि उसके ऊपर हम ज़रा पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ था ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन वो क्या था, और अब जब हल्की सी उम्मीद उनको मिली है तो ठग करके लाहौर का रुख किया था पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, और वो सारे मामलात को टेकअप करने के लिए और साथ चलने को तैयार है। उसके ऊपर भी बात करेंगे, और कुछ इनसाइड स्टोरी है उसकी, वो भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इसके साथ अच्छा, अकील मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। अकील मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपनी आउटस्टैंडिंग विक्ट्री के ऊपर आपको बहुत मुबारक हो, इसलिए भी कि चूंकि जब इलेक्शन कैंपेन से पहले, इलेक्शन से पहले आपको मुझे आपके साथ प्रोग्राम करने का मौका मिला, और आप एक नौजवान, आप एक क़यादत हैं और आप एफर्ट कर रहे थे, और उस वक्त आप बड़े पुरुमीद थे कि नून लीग की टिकट से आप इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन हमें बताएं कि टिकट भी आपको नहीं मिला, क्या स्ट्रेटजी आपने अडॉप्ट की कि टैक्स लॉ की हिस्ट्री के अंदर आपने एक नई तारीख रकम कर दी है, और माजी के वो दो बड़े सियासी प्लेयर जो नाकाबिले शिकस्त रहे हैं, चौधरी निसार अली खान हो या गुलाम सरवर खान हो, जिन्हें नून लीग ने उनके सामने अपना उम्मीदवार भी नहीं खड़ा किया, आपने कैसे 85,000 वोट हासिल करने का रिकॉर्ड कायम किया,
और दोनों उम्मीदवारों ने 18 से 19 हज़ार तक वो महदूद रहे। ये क्या रॉकेट साइंस थी आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। सबसे पहले तो मैं हल्के की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ जिनका इतना प्यार और इतना लगाव, क्योंकि हल्के में पिछले 5 साल से मैं मुतवातिर तौर पे हल्के की आवाम की खिदमत, हल्के की आवाम के साथ रब्ता, और बिलखुसूस जो आप शायद सुनना चाह रहे हैं वो यंगस्टर्स का वोट था और यूथ के जितने थे। मेरे बुजुर्गों ने भी बहुत ज़्यादा मेहरबानी की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें फतह से इम्कनार किया। स्ट्रैटेजी कोई भी नहीं जी, स्ट्रैटेजी यही होती है आप यंगस्टर्स, क्योंकि 68 to 69% जो है पाकिस्तान में यूथ है, और इवन दो के टिकट नहीं मिला और वो हल्का ओपन छोड़ा गया सीट एडजस्टमेंट की मद में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हल्के की आवाम ने बहुत ज़्यादा पजीराई भी दी और सपोर्ट भी किया। और जहाँ जहाँ मतलब पूरी कैंपेन में अगर आप उठा के देखें तो हल्के की आवाम के नौजवानों के साथ, हल्के की आवाम के बुजुर्गों की दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फतह से इम्कनार किया। और क्योंकि ये 40 साल से जो सियासतें कर रहे थे, जो दो सियासी हरीफ में मैं उनको कहूँगा दो बड़ी बिग पॉलिटिकल विग्स, तो उन्होंने हल्के की आवाम में ना रह के और हल्के की आवाम की महरूमियां दूर ना करके जो है वही उसी चीज का उनको आज सामना था। और ये इलेक्शन डे पे उन्होंने यही चीज देखी कि उनको बहुत कम वोट्स पड़े। अच्छा अकील मलिक साहब, ये जरूर बताइएगा, जब आप पूरे उम्मीद थे, आप पूरा अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुके थे, पार्टी की तरफ से भी कमिटमेंट थी कि आपको टिकट मिलेगा, उस वक्त टिकट नहीं मिला, लेकिन वो दीगर उम्मीदवार जिस तरह दानियाल अजीज साहब थे और लोग थे, जब टिकट नहीं मिलता तो वो दिल शिकस्ता हो जाते हैं, पार्टी के खिलाफ सख्त स्टेटमेंट जारी करते हैं, माजी का सब कुछ भुला देते हैं। लेकिन आपने उस वक्त बड़ी एक नई तारीख रकम की जब आपको टिकट नहीं मिला और बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन थी। सब लोगों को नजर आ रहा था कि आप मुश्किल होगा कि आप इनको कंपीट कर सके, जीतना तो दूर की बात। लेकिन उस वक्त भी जब आपको टिकट डिक्लाइन हुई, आपने उस वक्त भी पार्टी के फैसले की तायद की और आपने कोई नेगेटिव बात नहीं की। तो इसके पीछे क्या रीजन थी? कोई आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी, कोई बुजुर्गों ने नसीहत की थी, या आप होपफुल थे कि मैं जीत जाऊंगा और उसके बाद पार्टी को अपने फैसले के ऊपर खुद ही रिविजिट करने का मौका मिलेगा और मैंने पार्टी के साथ एफिलिएशन अपनी खत्म नहीं करनी? क्या उस वक्त सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी? मैं आपको इसमें थोड़ा सा वाजे कर दूं, क्योंकि 13 तारीख को जो है मैंने 13 तारीख जब गुजरी तो उसके बाद मैंने एक हल्के के चीदा जो मेन कंसर्न यूनियन काउंसिल के चेयरमैन थे या दीगर हल्के की आवाम के जो मुतल्लिका लोग थे, मैंने उन सबसे रब्ता किया। एक मैंने मुशावरती मीटिंग कॉल की और मुशावरती मीटिंग में जो है वो एक जलसा और जमे गफीर अवाम का इकट्ठा हो गया, क्योंकि हल्के की आवाम की दुआएं भी थी, हल्के की आवाम का साथ भी था और उनकी एक ही आवाज थी कि आप मैदान में ही रहें। तो मैंने उन पे सवाल छोड़ा और उनकी तरफ से जवाब आया कि आप मैदान में रहो, और आप मैदान में, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप कंटेस्ट करो और आप मैदान में रह के लड़ो। और अल्हम्दुलिल्लाह हल्के की आवाम तकरीबन 7-8,000 जो है वो फिगर था जो इकट्ठे हो गए थे मुशावरती मीटिंग पे, क्योंकि हमने तो बहुत कम लोगों को बुलाया लेकिन काफी ज्यादा तादाद में जो है काफी लोगों की शिरकत हुई। और उस पे उनकी एक ही आवाज थी कि आपने मैदान में रहना है और मैदान में रह के आपने जो है कंटेस्ट करना है, हम आपको किसी सूरत पीछे नहीं हटने देंगे। तो इसी वजह से ही क्योंकि मेरा टिकट हल्के की आवाम ही थी और हल्के की आवाम ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ थी और उन्होंने ही साथ दिया, और उन्हीं की वजह से अल्लाह ताला की शुक्र के बाद उनकी मेहरबानी। मिस्टर अकील साहब, ये बताएं कि आपने क्योंकि आज़ाद इंतखाब लड़ा, पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया और आप इलेक्शन आज़ादाना तौर पर जीत के किसी चीज़ का इंतज़ार किए बगैर अभी पूरे नताइज भी नहीं आए, तो आपने ये मियाँ नवाज शरीफ को जो अपनी नशिस्त है ये तोहफे में पेश कर दी है। इस पे तो लोग हैरान हैं कि अभी तो आपको फैसला करने का मौका था, आप किसी और पार्टी के साथ भी जा सकते थे। सबसे पहले फैसला किया है, सबसे पहले फैसला किया है और फौरी किया। आपको तो नाराजगी होनी चाहिए थी पार्टी के साथ, उन्होंने टिकट नहीं दिया आपको। मैं क्योंकि 2018 के ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उस पार्टी के उस मुश्किल वक्त में मैंने पार्टी का झंडा बुलंद किया और पार्टी का नारा लगाया, और उस टाइम मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 50,000 मेरी वोट्स थी और उस टाइम भी मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़ा था। तो पार्टी का फैसला बिल्कुल था, लेकिन पार्टी ने हल्का ओपन छोड़ा और मैं मैदान में ही था। मेरी कोई कंडीशन नहीं थी, मेरी कोई पार्टी से नहीं थी रिक्वेस्ट कि आप मुझे किसी कंडीशनल जो है उस पे मैं आपके साथ आऊंगा। मैं पहले भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का था, अब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ही हूँ। अच्छा अकील साहब, ये जरूर बताइएगा, आपने खित्ते पुठहार के सबसे तगड़े पहलवान को चारों शाने चित किया, मैं चौधरी निसार अली खान साहब की बात कर रहा हूँ,
तो उससे मेरे ख्याल में जो आपकी पार्टी की सीनियर क़यादतशिप है, जिसे कहते हैं कि उनके सीने में आपने ठंड डाल दी होगी यकीनी तौर के ऊपर, तो जब ये नताइज सामने आया और इतनी भारी मार्जिन के साथ आपने फतह हासिल की, तो पार्टी की सीनियर क़यादत ने जिस बड़े पहलवान को, चौधरी निसार अली खान को आपने शिकस्त से दुचार किया, उससे मुतल्लिक उन्होंने कोई अपने तासुरात का अभी तक किसी ने आपके साथ इजहार किया है या आपको किसी ने अप्रिशिएट किया हो? जी, पार्टी मेरे से राब्ते में है और अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी का ऑब्वियसली सोशल मीडिया के थ्रू और डिफरेंट अदर प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मेरे से पार्टी राब्ते में है और बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि ना सिर्फ इस हल्के में बल्कि पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि इस हल्के पे पूरे पाकिस्तान की नजरें थी और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने तो अपनी कैंपेन के अंदर भी ये कहा कि ये दोनों सियासी साम्राज्य जो हैं इनको हमने हमारा मुकाबला इनसे होगा और ऑब्वियसली ये दो बड़े नाम थे और लेकिन पार्टी के तमाम तर वर्कर्स ने, पार्टी की लोकल क़यादत ने, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दोस्तों ने और अवाम ने बहुत साथ दिया। बिल्कुल सही। बेसिकली में साहब आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमने एक ब्रेक लेना और आपने यकीनी तौर के ऊपर इस पोटहार के अंदर एक नया एक सियासी कारनामा, एक सियासी रिकॉर्ड आपने कायम किया है और अब उम्मीद करते हैं कि जो आप जिस तरह के नौजवानों ने आपके ऊपर एतमाद किया, आप कौमी असम्बली में जाकर न सिर्फ अपने हल्के के लिए बल्कि मुल्क के लिए भी आप बेहतरीन परफॉर्म कर सके, जैसे आपने इस इलेक्शन के कॉन्टेस्ट करने के दौरान परफॉर्म किया। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से कबल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर थे बैरिस्टर अकील मलिक, जिन्होंने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से टेक्सला में एक नई तारीख रकम की और अब उन्होंने ये फैसला कर दिया है और उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करेंगे और ये पहले आज़ाद उम्मीदवार थे जो नून लीग को ज्वाइन करने जा रहे थे। उसके बाद और भी दो नाम सामने आए थे। तो यहाँ पर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर आमिर साहब ज्वाइन करें। आमिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, आजकल आप भी लाहौर में मौजूद हैं और लाहौर आजकल नई हुकूमत जो कि मखलूत हुकूमत बनेगी उसकी शराकत इक़्तिदार का फार्मूला तय करने के लिए सबकी निगाहों का मरकज़ बना हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बहुत हार्ड स्टैंड लिया हुआ था, बिलखुसूस बिलावल भुट्टो ने। नहीं लगता था कि आप मरकज़ में नून लीग के साथ बैठेंगे, लेकिन जब नताइज आने का सिलसिला शुरू हुआ और अगले ही दिन नवाज शरीफ साहब की विक्ट्री स्पीच से पहले ही मॉर्निंग में राब्ते हो चुके थे और जरदारी साहब ने कॉन्सेंट दे दी थी कि हम ठीक है आके बैठते हैं, आपके साथ बातचीत करते हैं। तो अब आगे आने वाला सियासी मंजरनामा किस तरह देख रहे हैं और किस अंदाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग को ज्वाइन करके मुल्क की तमीर और तरक्की के हवाले से अपना किरदार अदा कर सकेगी? तो बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। देखिए, इलेक्शंस के अंदर जो हमारा स्टांस था वो स्टांस ये था कि अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंपल मेजॉरिटी दे ताकि हम अपनी हुकूमत बनाए और हम अपना मंशूर लेके गए थे अवाम के दरमियान। क्योंकि हम पीडीएम के 16 महीने की हुकूमत में और उसमें शमूलियत पे कोई हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं थी, जिसका बरमला इजहार हम करते रहे हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने मुनासिब समझा कि अवाम के सामने अपना ये मुकदमा रखें कि हम ऐसे किसी तहादी के साथ नहीं जाना चाहते जिसमें हम डिलीवर ना कर सके। तो हमने अवाम से कहा और हम इस पर भी तैयार थे कि अगर सिंपल मेजॉरिटी किसी और पार्टी को मिल जाती तो हम अपोजिशन में बैठने के लिए बिल्कुल तैयार थे, इसमें हमें कोई हार नहीं था। लेकिन भट्टी साहब, अब आप खुद बताएं कि जो हालात इस वक्त हैं, पीपल्स पार्टी के बगैर कोई हुकूमत नहीं बन सकती। तो क्या पीपल्स पार्टी मुल्क में आइन और जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए क्या कोई किरदार अदा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लाजमी करना चाहिए। हमें जाती ईगोज में रहना चाहिए? लेकिन बैरिस्टर साहब, जो लाजमी आपका किरदार होना चाहिए, ईगो को बिल्कुल साइड पे रखना चाहिए। अब तो ये ऐसा वक्त भी आ चुका है, लेकिन आप ये किरदार जो एक सिनेरियो भी बना था, जो पीटीआई बैक्ड आज़ाद उम्मीदवार थे उनके साथ भी मिलकर कर सकते थे शायद, और आप लीडिंग रोल में होते, बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब भी अपना पूरा कर सकते थे। उस ऑप्शन को क्यों अडॉप्ट नहीं किया आप लोगों ने? देखिए, ऑप्शन को अडॉप्ट हमने तो कहा कि हमारे दरवाजे खुले हैं। क्या ये बात पीटीआई के उन लोगों ने कही है? कल से वो एक ही बात कह रहे हैं कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, हम अकेले हुकूमत बनाएंगे। एक बंदा किसी से गुफ्तगू ही नहीं करता, कभी भी उसका तजर्बा नहीं रहा किसी के साथ बैठने का, किस तरह आप ये मुनाफिकत की हद तक जाएंगे कि हम किसी को कहते रहें कि आए बैठे, और दूसरा गरूर की
भले वो वजीर आजम बन रहा हो फिर भी मगरूर, जेल में हो फिर भी मगरूर, पूरी जमात मेरे ख्याल से आप मुज़ाकरात उसी से कर सकते हैं ना जो राजी हो। तो मुझे बताएं, कल से पीटीआई के किसी लीडर ने कहा है या वो जो आजाद लोग हैं कि हम किसी सियासी जमात के साथ बैठेंगे? सर वैसे लाइटर नोट पे कह रहा हूं, उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन मफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी हूं और पीपल्स पार्टी के अंदर और बहुत सी ऐसी शख्सियात हैं जो चादर में लपेटने का फन बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आप चादर भी तो फैल सकते थे इन आजाद उम्मीदवारों के ऊपर, चलें आए इधर मिलकर हुकूमत बनाते हैं, और ये राइट भी है आपका। भट्टी साहब, हम आज भी कह रहे हैं, हमने कब कहा कि हमने उनके साथ हुकूमत नहीं बना? लेकिन हम तो कह रहे हैं कि हम बनाना चाहते हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं जी। लेकिन एक बंदा वो किसी से कोई गुफ्तगू ही नहीं करता। तो वो मतलब आप बताएं कि कैसे पीछे पीछे जाएंगे? आए आपका डोला उठा के हम आपके साथ हुकूमत बनाएं। आप तो बड़े ही मजबूर कर रहे हैं कि हम उसके साथ हुकूमत बनाएं। इतना मजबूर आप उसे करें कि उसे कभी किसी के साथ गुफ्तगू शनीद करनी है। पॉलिटिक्स के अंदर आप इस तरह नहीं कर सकते कि जमहूरियत के अंदर आपने ना किसी से बात करनी है, ना किसी को साथ में लाना है। आपने हर सियासी फोर्स के साथ लड़ना है, आपने हर इदारे के साथ लड़ना है, आपने सबको गद्दार कहना है, काफिर कहना है, गद्दार चोर कहना है, डाकू कहना है। तो फिर भाई इनकी तो पता नहीं किसके साथ बननी है। तो अब ये कोई इत्तेहादी भी अपने ले आए या फिर अब आप हमें मशवरा दे रहे हैं? नहीं, हम बिल्कुल नहीं, कतन जबरदस्ती नहीं करे। हम तो आपके पॉलिटिकल बैकग्राउंड में क्या चीज है ये सुनना चाह रहे थे कि आप किस वजह से इस ऑप्शन पे नहीं गए। जी मैं भट्टी साहब फिर आपके तवज्जुह से कहता हूं बतौर नुमाइंदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे दरवाजे तमाम सियासी जमातों के लिए, तमाम आजाद अरकान के लिए, कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिसके लिए हमारे दरवाजे बंद है। ये पीपल्स पार्टी का 60 साल बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच है, यकीनन। तो हम उन्हें कहते हैं वेलकम, लेकिन अगर ये कोई गुफ्तगू करेगा भाई तो गुफ्तगू बहुत अच्छी अप्रोच है। सर इसका ये जरूर बताइएगा, आपने जब इलेक्शन के नताइज सामने आए, बिल्कुल उसमें पंजाब की बात कर रहा हूं, बहुत आपका फोकस था। बिलावल भुट्टो आउट ऑफ द वे गए, अपनी कैंपेन रन की, नौजवानों को एड्रेस किया, लाहौर के अंदर उन्होंने डेरे डाले रखे, लेकिन उसके बावजूद जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पंजाब के अंदर इस मरतबा शायद प्रोविंशियल लेवल के ऊपर या नेशनल लेवल के ऊपर पीपल्स पार्टी भरपूर अंदाज में उसकी वापसी होगी, लेकिन उस तवक्को के मुताबिक आपकी वापसी नहीं हो सकी। इसको कोई रिविजिट किया है कि क्यों नहीं आप पंजाब के अंदर दोबारा से अपना जो स्ट्रांग होल्ड कायम कर सकते थे, नहीं कर पा रहे? क्या रीजन थी सर? मतलूबा रिस्पॉन्स नहीं मिला? देखिए, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। हमने भरपूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने ही सिर्फ कैंपेन की है भरपूर तरीके से सियासी। मैं एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट समझता हूँ कि अभी पंजाब नफरत के जिस हिसार के अंदर है जी। उस नफरत की सियासत में क्योंकि पीपल्स पार्टी पूरा नहीं उतरती है, क्योंकि हम ना किसी को काफिर कह सकते हैं, ना किसी को गद्दार कह सकते हैं, ना किसी को गाली बक सकते हैं, ना किसी के साथ इंतकाम की बात कर सकते हैं। हमारे अंदर ये है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है ये। बिल्कुल सही। सिर्फ अगर पंजाब के वोटर, यही वजह थी कि हर मुश्किल वक्त के बाद आपने पीपल्स पार्टी ने वापसी किया। सर लास्ट मुख्तसर बता दीजिएगा, बड़े मियाँ साहब वज़ीर आज़म, ये छोटे मियाँ साहब, बातचीत चल रही है, मुमकिन तौर के ऊपर नवाज शरीफ साहब शायद वज़ारत उज़्मा संभालेंगे, लेकिन माजी के अंदर ट्रेंड रहा है अगर वज़ीर आज़म पंजाब से है तो फिर सिंध का सदर लाया जाता है। तो क्या पीपल्स पार्टी सदर मुमलिकत के ओहदे पर अपना हक समझती है और आने वाले हम देख सकते हैं कि जरदारी साहब दोबारा सदर मुमलिकत के तौर के ऊपर इस्लामाबाद में मौजूद हो? इम्कानात? देखिए, सदर बनाने के लिए तो हमें शायद किसी की जरूरत भी नहीं होगी। बिल्कुल सही। बलोचिस्तान और दूसरे मामलात में तो हम किसी से क्यों मांगे? पीपल्स पार्टी से कुछ हम मांग नहीं रहे हैं, हम तो देने की पोजीशन में है। लेकिन ये देखेंगे कि क्या हर दफा हमने ही हिमायत देनी है, और अगर कोई वजीर आजम इतना नाकाम हुआ हो कि उसकी अपनी पार्टी उसे ऑन ना करती हो 16 महीने में, और मियां नवाज शरीफ साहब को तो बस करनी चाहिए। लोग कहते हैं पर्या मेला चढ़ना चाहिए, मियां साहब उजड़ा मेला छोड़ने पे भी तैयार। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आमिर साहब यहाँ पर ब्रेक लेंगे, आपने अपना वक्त दिया बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर, आपका बहुत शुक्रिया। भरिया मेला बिल्कुल छोड़ना चाहिए नाज़रीन, लेकिन यही लोग पीपल्स पार्टी के बारे में भी बात करते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब को भी भरिया मेला छोड़ना चाहिए, लेकिन वो दोबारा एमएनए बन चुके हैं और अभी भी ईवान सदर पर नजर जमाए हुए हैं। लेकिन इसके ऊपर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या शराकत इक़्तिदार का फार्मूला होगा? यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हेडलाइंस है और हेडलाइंस के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। खास साहब, एक पॉइंट आपका पेंडिंग था, आप बात करना चाह रहे थे कि जो टेक्सला के अंदर आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर अकील मलिक ने दो बड़े पहलवानों को शिकस्त दी और ऐसी शिकस्त दी कि शायद कोई उसकी तवक्को नहीं कर सकता था, तो उसकी क्या बुनियादी उसकी वजह थी कि उनको इतना बड़ा स्कोप मिला कि चौधरी निसार अली खान उनके सामने नहीं ठहर सके? चलिए, हारना अपनी जगह के ऊपर, कहाँ 85,000 और कहाँ पर 19,000, कहाँ 85,000 और कहाँ पर 18,000, तो क्या इसका बुनियादी इसके महरिकात हो सकते हैं? बट साहब, जब हम ये पूरे जो इंतखाबी नतायज इसका जायज़ा लेते हैं ना, तो ऐसे मुझे लगता है जो इलेक्टेबल की जो सियासत थी ना माजी में, जो 80 की दहाई 90 की दहाई में रही, वो गैर मौसर तेज़ी के साथ हो रही है। अब देखें, जो हमारा जनरेशन गैप है ना, वो बढ़ रहा है। नौजवान सोचते किस तरह हैं और जो बूढ़े लोग हैं वो किस तरह सोचते हैं। आप देखें कि बड़े बड़े जो जगाधरी सियासतदान, उनको देख, परवेज़ खटक को देख लें, अब जंगीर खान तरीन को देख लें, जो रवायती सियासतदान, उनको भी इन इंतखाबात में बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पार्टियों को चाहिए, जैसे ये देखें, डेमोक्रेसी का जो मफहूम है ना, उसको सही मायनों में लेने की ज़रूरत है। जो नौजवान हैं, जो बदलते हालात के तकाज़ों को समझ रहे हैं, उनको आगे लेकर आएँ। अब देखें, बैरिस्टर वकील की मिसाल ले लें, वो पार्टी से टिकट मांगता रहा, उसको मौका नहीं मिला, क्योंकि जो निसार अली खान 40 साल से हल्के पे काबिज़ हैं। इसके बाद गुलाम सरवर खान इत्तेहादी, जो उनके साथ IPP के साथ इत्तेहाद हुआ, उनके हिस्से में टिकट आ गई। लेकिन उस नौजवान को देखें, उसने आज खुद आज़ाद लड़ने का फ़ैसला किया और नतीजा बिल्कुल उल्ट निकला है। जो बड़े बड़े जगाधरी सियासतदान थे, वो 20-20 हज़ार वोट ले रहे हैं, 18-18 हज़ार, और एक तरफ जो नौजवान लड़का है। मैं पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और PTI की जो क़यादत है, इनसे दस्त बदस्त इल्तजा करता हूँ कि अब जो दौर है, ये परवेज़ खटक, महमूद खानों, कायम अली शाह, बिल्कुल ठीक। खास साहब, यहीं से आपको पॉइंट करूँगा। राना एहसान फिल्म साथ हमारे, अच्छा, चलिए, हमें माहिर कानून है हाफिज़ एहसान साहब, उन्होंने ज्वाइन किया है। हाफिज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, 8 फरवरी को बिलाखिर इलेक्शन हो गया और उसके बाद जो सिनेरियो बन चुका है, उसके ऊपर लीगल पॉइंट है, उससे बहुत से सवालात उठ रहे हैं। जो PTI की हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारान थे, अभी तक पूरी उम्मीद हैं कि नहीं, हम एफर्ट कर रहे हैं, हम हुकूमत बनाएंगे, मरकज़ के अंदर भी हम बनाने की पोजीशन में हैं, हमारे कुछ और अदालत से फैसले आएंगे, हमें 50 से 60 और लोग ऐड होंगे, और KPK के अंदर भी हमें किसी सियासी जमात की ज़रूरत नहीं है, और आज़ाद जितने उम्मीदवार हैं, इतनी बड़ी तादाद हमारे पास वहाँ पे है कि हम आज़ाद ही हुकूमत बना लेंगे। तो KPK के अंदर क्या आज़ाद उम्मीदवार हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, किसी सियासी जमात की ज़रूरत नहीं होगी? और मरकज़ के अंदर भी लीगली पोजीशन के ऊपर थोड़ी अगर कोई रोशनी डाल दें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। आर्टिकल 51 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, जिसके अंदर पाकिस्तान के जितने भी प्रोविंसेस की सीट्स का जिक्र है, उसके अंदर नेशनल असेंबली का उसके अंदर जिक्र है कि अगर कोई शख्स जो है वो इलेक्ट होके असेंबली के अंदर किसी भी पार्टी के ऊपर आता है, तो उसके ऊपर आर्टिकल 63A का इतलाक जो है वो शुरू हो जाएगा। और वो उन 4 सिचुएशंस के अंदर आता है कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बारी हो, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर्स के कैंडिडेट्स हैं, इसी तरह आपका कॉन्स्टिट्यूशन बिल है, मनी बिल है, और चौथा आपका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। और आपने देखा होगा कि जब पंजाब असेंबली की बात आई थी, तो वहां के ऊपर जब वोटिंग की गई थी और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मामला गया था, तो वहां के ऊपर जाके उन्होंने कहा कि ना सिर्फ ये डिस्क्वालीफाई होंगे बल्कि इनका वोट भी काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये वो एक एम्बार्गो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो इलेक्टेड होके आते हैं किसी भी पार्टी के सिंबल के ऊपर। अब दूसरा उसका एस्पेक्ट ये है कि चूंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोपोर्शन सीट्स जो है वो रिजर्व रखी गई हैं फॉर विमेन और मिनॉरिटीज जो है, और ये सीट्स जो है ये डिवाइड की गई हैं प्रोविंस के अंदर। मतलब जिस तरह पंजाब के लिए तकरीबन 34 सीट्स हैं, इसी तरह KPK के लिए 10 है, सिंध के लिए 14 है, और बलूचिस्तान के लिए 4 सीट्स हैं। अब उसके अंदर ये है कि 3 फॉर्म्स जो है वो इशू होते हैं, जिससे आपका इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो मुकम्मल होता है। पहला फॉर्म 45 है, जिसका बड़ा इशू बना हुआ है, और वो फॉर्म इशू करता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर। उसके बाद एक फॉर्म 47 होता है जो रिटर्निंग ऑफिसर करता है, जिसे हम कहते हैं प्रोविजनल कंसोलिडेशन रिजल्ट्स जो है, कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर जितने भी लोग इलेक्ट होके आ रहे होते हैं या उनके पोलिंग स्टेशन से, उनको वो कंसोलिडेट करके एक टेबुलेट फॉर्म के अंदर करता है। और फाइनल जो कंसोलिडेशन रिजल्ट है वो फॉर्म 49 का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है। अब जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर्म 49 जो है वो इशू करेगा, उसके अंदर है जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51 है, वो ये कहता है कि आप जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स आएंगे उनके पास 3 दिन का एक ऑप्शन है,
और वो 3 दिन ऑप्शन के अंदर या अपने आप को जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेटस के तौर पे रखेंगे या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो जो उस पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रेंथ बनेगी नेशनल असेंबली के अंदर या प्रोविंशियल असेंबली के अंदर, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर उनको प्रोपोर्शन सीट्स जो है वो मिल जाएंगी, वो रिजर्व सीट जो है वो विमेन की होंगी, बिल्कुल ठीक है, या आपकी मिनोरिटीज की सीट आएंगी। ठीक है, लेकिन सर केपी का थोड़ा सा सर क्लियर कर देना सर माजरत के साथ, उनकी अब इस वक्त तक 88 हो चुके हैं और 10 आप बता रहे हैं वहां पे मखसूस। देखिए अगर वो जो एमपीज हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अम्ब्रेला के नीचे नहीं आते तो वो रिजर्व सीट क्लेम नहीं कर सकते, और अगर वो क्लेम नहीं कर सकते तो जिसकी 5% से ज्यादा वोटिंग पावर अवेलेबल है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, वो सारी की सारी उधर चली जाएंगी। अगर उन 5% के अंदर जो है वो जेयूआई वहां पे है या आपकी एएनपी उसके अंदर है या और कोई पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो सारी की सारी रिजर्व सीट जो है वो उधर चली जाएंगी। ये मुमकिन नहीं होगा कि अगर इंडिपेंडेंट मेंबर्स किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करते तो वो जो रिजर्व सीट्स हैं वो इंटैक्ट रहेंगी या उनको किसी पे लाया नहीं जाएगा। तो इंपॉर्टेंट इस चीज के अंदर ये होगा, और मैं ये समझता हूँ ये पॉलिटिकली भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 63A के अंदर जो डिसिप्लिन का जिक्र किया गया है, अगर पीटीआई किसी असेंबली को किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेगी फॉर द पर्पसेस ऑफ इनसाइड असेंबली, तो किसी भी वक्त इनके जो लोग हैं वो दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, और जा सकते हैं तो फिर आर्टिकल 63A का जो इतलाक है नहीं आएगा, और जब वो नहीं आएगा तो फिर इसका मतलब ये है कि आप हर वक्त जो है वो किसी न किसी ऐसी सिचुएशन के अंदर रहेंगे कि जिसके अंदर एक पॉलिटिकली या असेंबली के अंदर एक अनसर्टेनिटी रहेगी। एक और बात भी की जा रही है, ख्वाजा साहब को क्वेश्चन लीजिएगा सर, ख्वाजा बतीन साहब। सर एक और बात भी की जा रही है कि पार्टी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए पीटीआई ने, इसलिए उन्हें निशान से महरूम किया गया है, लेकिन पार्टी की रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन में मौजूद है, ये बात भी की जा रही है। इसका क्या इसमें यह है कि जो हमारा इलेक्शन लॉ है उसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक उसका एस्पेक्ट ये है वो है एनलिस्टमेंट ऑफ पार्टीज जो है, और जब कोई भी पार्टी एनलिस्टमेंट हो जाए तो उस पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी डिसॉल्व नहीं कर सकता। उसके लिए एक रेफरेंस जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ जाएगा, और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लेके जाएगी और उस पार्टी को डिसॉल्व कर दिया जाएगा अगर वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के अगेंस्ट या पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट काम कर सकती है। तो लिहाजा ये कहना है कि पार्टी की एनलिस्टमेंट जो है वो एंटाइटल करती है कि आप असेंबली के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है वो लेके आए, तो ये लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ठीक, हाफिज साहब बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, आपका पॉइंट सर क्लियर हो गया, आपने ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से कबल हमें हाफिज़ हसान अहमद ने कानूनी पॉइंट बहुत वजाहत के साथ खासा ब्रीफ किया, और उससे पहले खासा आप बात कर रहे थे खिता पोटहार की जो सबसे बड़ी एक शिकस्त हुई अपसेट, उसके मुतालिक आप अपना पॉइंट कंक्लूड कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं ये कह रहा था कि ये जो इलेक्टेबल्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, ये अब पॉलिटिकल तौर पर एक्सपायर हो चुके हैं, नौजवानों को मौका देना चाहिए। हाँ, इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए अब जो 80-80 साल के 90-90 साल के लोग हैं उनकी बजाय जो रिफार्मर्स हों, नए लोग हों, जो टेक्निकल दुनिया है, जो आईटी का दौर है, जो डिजिटल जो चीज़ों को जानते हैं, उनको मौका देना चाहिए। ये जो जनरेशन गैप आ गया है, इससे भी बड़ा फ़र्क आया। इन तमाम चीज़ों को सिर्फ तमाम शोबा है ज़िंदगी में, सिर्फ ये नहीं है कि आप मुल्क चलाने के लिए, आपको बिज़नेस में, कॉमर्स में, एनर्जी में, तमाम शोबा हयाजात में, जैसे कि आपने देखा कि मीडिया किसी वक्त प्रिंट मीडिया, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिर डिजिटल मीडिया, ये जिन चीज़ों को जो जिद्दत को जो तब्दीलियां आई हैं, रूनुमा हो रही हैं दुनिया में तेज़ी के साथ, उनको जानता हो। मुल्क की लीडरशिप भी हमें उसी तरह की चाहिए। इस तरह जो चारों सूबाई यूनिट हैं, इसमें जो लोग आएँ, ये जो सियासी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये समझें इस बात को। अब इनको जब बड़े बड़े लोगों को आपने देखा कि लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, बोर हो गए हैं लोग, अब नई चीज़ों को देखना चाहते हैं। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अब ये जो इंतखाबात हुए हैं भट्टी साहब जी, इसमें तमाम पार्टियों और इस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़े सबक पोशीदा हैं। देखें, एक पार्टी को बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया गया, उनसे इंतखाबी निशान छीन लिया गया, बाकी चीज़ें होगी, उनके जो उम्मीदवार थे उनके साथ बदसलूकियाँ हुई, लेकिन
निशान का कोई फर्क नहीं पड़ा। जी। जिसका बैंगन था लोगों ने बैंगन ढूंढा, बोतल था बोतल ढूंढी, और वो लोग आए जीत के आगे। अब ये सारा प्रैक्टिस करने की जो फिर उजलत में आखिरी दिनों में सजाएं सुनाई गई चेयरबानी पीटीआई को, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसी तरह जो मुस्लिम लीग नून है, उन्होंने जो एक परसेप्शन क्रिएट किया आते हैं मियाँ साहब ने, और आखिरी दिन में इश्तिहार अखबारात में इश्तिहार छपवा दिए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। ये जो परसेप्शन और साड़ी गल होगी, जो फार्मूला बनाया गया, और कंपेन ही नहीं की। आप देखें कि 7-8 जलसे किए, ना उन्होंने सिंध का दौरा किया, ना उन्होंने बलूचिस्तान का विज़िट किया, पख्तूनख्वा वो सिर्फ 2 बार गए, और पूरे पंजाब भी विज़िट नहीं किया उन्होंने, बल्कि इधर मरी चले गए, पिंडी तक नहीं आए वो। सही। ठीक है, अब उनको भी उसका खमियाजा उनके नतीजे की सूरत में सामने आया। अब जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, पीपल्स पार्टी के लिए जी। अब देखें ना, मुस्लिम लीग नून के साथ मखलूत हुकूमत बनाने के लिए मोहब्बत प्यार की पींगें बढ़ाई जा रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं। और आपने देखा, हमने तकरीर आपने सुनवाई हमें, कि इलेक्शन के दौरान जो हेट स्पीच की गई, एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। अब हमें 80 की दहाई की सियासत नहीं करनी भट्टी साहब। बिल्कुल ठीक है। खासा लास्ट मिनट है, सिर्फ थोड़ा सा हम कंक्लूड कर लें, जो मखलूत गवर्नमेंट, वक्त भी कुछ कम है नाज़रीन। पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार का जो फार्मूला था उन्हें शराकत इक़्तिदार का, उसके ऊपर अपनी कड़ी नज़रें जमाई हुई। इब्तदाई तौर के 4 वजारतें मांगी गई। उसके साथ साथ आसिफ अली ज़रदारी का साहब का एक दरीना ख्वाब, जो कि इलेक्शन से पहले ही वो कन्वे कर चुके थे, वो सदर मुमलिकत बनना चाहते थे। वो इस्लामाबाद में ईवान सदर में दोबारा बराजमान होना चाहते हैं। वो दोबारा पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, उनकी कोशिश भी है। लेकिन उसके साथ साथ बलूचिस्तान से जो कुछ लोग सामने आए रिसेंटली, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, जिस तरीके से उन्होंने डिलीवर किया ख्वाजा साहब, तो अब कुछ लोग बड़े मुतमिन हैं बलूचिस्तान के कुछ जो सियासी शख्सियात हैं उनकी कारकर्दगी के हवाले से। तो ये ऑप्शन भी अंडर कंसिडरेशन है कि किसी तरह ज़रदारी साहब को कन्विंस किया जाए, और जो मरकज़ के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर उनका शेयरिंग फार्मूला है, उसको कुछ बेहतर बनाकर एक सेकंड ऑप्शन के तौर के ऊपर जो सदर मुमलिकत का ओहदा है वो बलूचिस्तान को तफवीज़ किया जाए, वहाँ से आ सके। तो इसके ऊपर भी बातचीत जारी। तो आने वाले दिनों में बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, बिलखसूस जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वजारत खारजा, दिफा, फाइनेंस और उसके साथ साथ तिजारत की 4 वजारतें इनिशली मांगी हैं। तो उसके बाद तो जो नून लीग लीड कर रही होगी, जो उनका प्राइम मिनिस्टर होगा, शहबाज शरीफ साहब का नाम थोड़ा सा चला दरमियान में, लेकिन कहा कि शायद वो पंजाब में जाएंगे, और उसके साथ नवाज शरीफ साहब होंगे, तो वो किस हद तक काम कर पाएंगे, बहुत महदूद हो जाएंगे। तो इसके ऊपर बड़ी डिबेट चल रही है। तो प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त भी खत्म हो रहा है, लेकिन अगले 2-3 दिन बड़े अहम हैं, जहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने सारे नताइज को कंपाइल करके इनको नोटिफाई भी करना है, और नून लीग ने भी अपनी फाइनल स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना है कि वो अपने मखलूत हुकूमत के अंदर किन किन जमातों को साथ लेके जा रही है, और उनकी सियासी उनकी कंट्रीब्यूशन के एवज उनको कौन सी वजारतें दी जाएंगी, और उसके साथ साथ जो पोलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ इकनॉमिक स्टेबिलिटी का फैक्टर है, किस हद तक वो उसको अचीव करने में कामयाब होंगे जब मखलूत हुकूमत होंगी। तो पाकिस्तान की तारीख का एक यूनिक मौका है, जब पाकिस्तान टेक ऑफ करने के मूड में है, तैयारियां हो चुकी हैं, बैरून मुल्क मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुआहदे हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो मखलूत हुकूमत होगी वो किस हद तक इफेक्टिवली उसको आगे बढ़ा पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो नाज़रीन, आज के रेड जोन स्पेशल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की थी कि अब मखलूत हुकूमत बनने के लिए जो सियासी जोड़ तोड़ है उसका अमल शुरू हो चुका है। खासा पीपल्स पार्टी को पहली जब कॉल गई विक्ट्री स्पीच से, नवाज शरीफ की विक्ट्री स्पीच से पहले, वो तो उन्होंने उस वक्त बताया ना, शहबाज शरीफ साहब को मैंने ये डायरेक्शन दिए कि जाएँ बात करें, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक उससे कई घंटों कबल ही बातचीत शुरू हो चुकी थी, और ज़रदारी साहब वहाँ से मूव कर गए थे, और पीपल्स पार्टी की माइंड मेकिंग हो चुकी थी। और आपको याद होगा प्रोग्राम रेड जोन में कई मरतबा हम डिस्कशन करते थे, जब बिलावल भुट्टो ने नून लीग के खिलाफ एक बहुत सख्त एक मौक़िफ़ अपनाया हुआ था, और लगता था कि पीपल्स पार्टी तो मुस्तकबिल में कभी नून लीग के साथ चल नहीं सकती। तो मैंने उस वक्त अपने प्रोग्राम में कहा था कि बिलावल भुट्टो अपनी जगह के ऊपर, ज़रदारी साहब नवाज शरीफ साहब के साथ राब्ते में हैं, जो चीज़ें माजी करीब में हुई और जो मुस्तकबिल में होने, उस सारे मंजरनामे के अंदर ज़रदारी साहब ऑन बोर्ड हैं, मौलाना फजल रहमान ऑन बोर्ड हैं। तो ये 3-4 जो बड़े हैं वो अपने एंगल से सियासत को कर रहे हैं। तो वही हुआ, जैसे ही कॉल गई तो चीज़ें ऑन बोर्ड हो गई। लेकिन आपसे मैं आपका व्यू पॉइंट लेने से पहले हम ज़रा बिलावल भुट्टो की इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया हुआ था नून लीग के खिलाफ, और जिस तरीके से वो बढ़ चढ़ कर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे,
तो अब उनके मौक़िफ़ में अचानक तब्दीली आ गई, ये तब्दीली आनी चाहिए थी, नहीं आनी चाहिए थी, अवाम को क्यों हम मिसलीड करते हैं, क्यों वहाँ पर अवाम के अंदर हम हेट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं बिलावल भुट्टो का ये शॉट जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन्होंने बहुत गरज बरस के वो इस बात का इजहार करते थे। जी, सीपैक का बानी नवाज शरीफ, सीपैक का चोर नवाज शरीफ, कि ये गली गली में शोर है वाला नारा वो इसलिए है कि वो अपने मोटरवेज बनाते हुए कमीशंस बना के पैनमा के अपार्टमेंट्स खड़े कर देते हैं। ये जो गली गली में शोर है वाला नारा, ये पैनमा की वजह से नहीं, ये इसलिए कि ये हर चीज चोरी करते हैं भाई। लड़ाई तो अब मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी का दरमियान है। शेर का रास्ता रोकना है, एक ही तरीका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर पे मोड़ लगाए। मैं खुद इस तीर से उस शेर का शिकार अपने हाथों से करवाऊं। नाज़रीन, ये आपने बिलावल भुट्टो के इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया हुआ था वो आपने बहुत तफसील के साथ सुना। अब आपको इस बहुत तफसील से सुनना जानना भी चाहिए, और उसके बाद ख्वाजा मतीन साहब का जब हम व्यू पॉइंट लेंगे उसको भी आपने यकीन और इत्मीनान से सुनना है, ताकि आप अपनी एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सके कि हमारे सियासतदान अपने इक़्तिदार के लिए किस हद तक जाते हैं। लेकिन अगर उस हद तक उनको जाना नहीं चाहिए, अगर जाते भी हैं तो अवाम को अपने दरमियान इस किस्म की तफरीक नहीं पैदा करनी चाहिए, अवाम को इंतशार से दो चार अपने आप को नहीं करना चाहिए। एक उनका एक स्टाइल था, और दूसरी जानिब नून लीग जिसने अपनी कैंपेन मुनफरिद अंदाज में चलाई, पहली मरतबा उन्होंने सियासी मुखालिफ उनके ऊपर मर्ड स्लिंगिंग नहीं की, सख्त किस्म के संगीन इल्ज़ामात नहीं लगाए, और फिर जब विक्ट्री स्पीच की उस दौरान भी मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने किन ख्यालात का इजहार किया, किस सोच और फिक्र का इजहार किया, आइए जरा वो भी सुनते हैं, फिर ख्वाजा मतीन साहब से बात करेंगे। सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं, चाहे वो पार्टी है चाहे वो फर्द वाहिद है। इस जख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ हमारे साथ बैठो। लड़ाई के मूड में है ऐसे लोग, हम उनसे लड़ना नहीं चाहते। पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता। खान साहब, वैसे तो आपकी बसीरत और जहानत को हम दाद देते हैं, आपको बिलावल भुट्टो के वो बयानात नहीं भूले होंगे, लेकिन अपने नाज़रीन के लिए प्ले किए कि इसको रिकॉल कर सकें। उन बयानात के बाद अब जो सियासी मंजरनामा लाहौर में बनने जा रहा है, वहाँ पर बिलावल भी पहुँचे, जरदारी साहब भी पहुँचे, और जिन ख्यालात और सोच का इज़हार नवाज शरीफ साहब ने विक्ट्री स्पीच में किया, वो भी एक सोच है। एक तरफ वो सोच है, एक फ़िक्र है, दूसरी जानिब वो सोच है। हम क्यों हसूल इक़्तिदार के लिए इतनी लाइंस क्रॉस कर जाते हैं, जिसके बाद फिर वापसी भी करते हैं, और फिर अवाम तो नहीं वापस आते, लेकिन हुक्मरान सियासतदान वापस आ जाते हैं बहुत आसानी के साथ। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है? ये ड्यूल स्टैंडर्ड है क्या? इस एक सोच को हम नाम देंगे? भट्टी साहब देखें, इंतखाबी मुहिम्मात के दौरान माजी में भी बड़ी सख्त तकारीर होती रही हैं। इस वक्त भी जो कि आपको पता है, जो नफ़रत के सियासत जो इस मुल्क में लेकर आए वो इस बार जेल में थे, नहीं तो आपको इससे भी ज़्यादा हेट स्पीच सुनने को मिलती, और लोगों ने कानों को हाथ लगाए थे। वो किसी को गर्दन से पकड़ रहे थे, किसी को मूँछों से पकड़ रहे थे, और जेलों में डालने की धमकियाँ दे रहे थे। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने छोटा मोटा शुगर लगाया है, चलो ये बात भी ना करते तो, उनके नौजवान आदमी हैं, ना करते तो अच्छा था। लेकिन बहरहाल उस वक्त भी जब ये गुफ्तगू उन्होंने फरमाई थी, तो उस वक्त भी हमने कहा था, मैंने ख़ास तौर पर कहा था कि आप इनको हदफ़े तनकीद बनाए हुए हैं, ताबड़तोड़ लफ्ज़ी हमले कर रहे हैं, लेकिन कल कलां आपको इनके मुस्लिम लीग नून के साथ ही अगर इक़्तिदार में बैठना पड़ गया तो फिर क्या सूरत हाल होगी। आज उसी सूरत हाल से पीपल्स पार्टी दो चार हो चुकी है। लेकिन भट्टी साहब, पॉलिटिक्स जो है ना, आर्ट ऑफ द पॉसिबल, सियासत मुमकिनात का खेल है। इसी मुमकिनात खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मोहम्मद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, आपसे जानना चाहेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ अब तक जो नताइज आ चुके हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो उनकी जो नंबर है वो 92 तक पहुँच चुका है। आप अभी कितने पूरी उम्मीद हैं कि जो लोग आपके मुख्तलिफ अदालतों में अगर दरवाज़ा खटखटाने पहुँचे हैं कि उनके नताइज ठीक नहीं है, उसमें किस हद तक इजाफा होगा, आपके मजीद नंबर बढ़ेंगे? और ओवरऑल जो अब तक आप बरतरी जितने नंबर आज़ाद उम्मीदवार आपकी हासिल कर चुके हैं, उसको आप किस निगाह से देखते हैं? किस हद तक इसके ऊपर इत्मीनान रखते हैं आप सारे प्रोसेस पर? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो दो चीजें मैं इस प्रोसेस को, जिस तरीके से सुबह ये प्रोसेस इलेक्टोरल प्रोसेस स्टार्ट हुआ था और जिस तरीके से पाकिस्तान की सारी अवाम एक पुरअमन तरीके से आके एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सपोर्ट करते हुए
अपने अपने कैंडिडेट को पत्नी भूल भुलैयों से निकाल के उनके मुख्तलिफ किस्म के क्या निशानों में से निकाल के अपने प्रॉपर निशान को मोहर लगा के चले गए। उसके बाद का जो प्रोसेस था वहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आना शुरू हो गया। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, जो अभी अगर आप जो बात बता रहे कि 92 हो गए, देखिए हमारे लिहाज से जो एक तो बैरिस्टर गौहर साहब ने एक प्रेस टॉक की जिसमें उन्होंने कहा 175 170 प्लस जो है ना हमारे कैंडिडेट्स हैं, जिनमें उन्होंने फर्दर डिवाइड किया है 92 तो वो है जो हम सब ने डिक्लेयर कर दिया ना जी। बाकी के आप ये समझ लें कि 60-70 वो है जिनमें से 40 वो लोग हैं जिनके पास भी फॉर्म नंबर 45 कंप्लीट है, ठीक है, और बाकी वो हैं जिनके पास फॉर्म है लेकिन कंप्लीट नहीं है। तो जो कंप्लीट है उनके साथ मिलके हम 135 138 बना लेते हैं, जो अगर सारे मिला लो तो फिर हम 170 के करीब चले जाते हैं। तो अगर जो 45 फॉर्म कंप्लीट है वो तो हमें मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो उसके साथ जब हमारे अपने रिजर्व सीट भी आ जाएंगी तो 176 180 के करीब हम पहुंच जाएंगे और हम अपनी हुकूमत बना सकेंगे। दैट्स पॉइंट नंबर 1। ठीक है, ठीक। लेकिन जो आप अपनी हुकूमत बनाने की बात कर रहे हैं, अभी हमें आज बैरिस्टर अली जफर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में, उन्होंने भी जो कानूनी रास्ता बताया उस कानूनी रास्ते के मुताबिक तो सर आपके पास फिल वक्त ऑप्शन नहीं है। ये जो नंबर्स हैं अदालतों में जाने हैं और वेरिफिकेशन होनी है, तय होना है, और इलेक्शन कमीशन जब इन आज़ाद उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी करेगा तो 72 घंटों के अंदर उन्होंने किसी न किसी जमात को ज्वाइन करना है। अब इन 92 में से कितने आप होपफुल हैं कि 92 के में से कितने उम्मीदवार उस 72 घंटों के बाद पीटीआई के साथ आएंगे, किसी और जमात का आप उनको इशारा देते वहां जाएंगे? इतलात तो ये कि 40-50 उम्मीदवार इसमें से उड़ जाएंगे सर। सर इस तरह है कि 40-50 उड़ते हैं या 60-70 उड़ते हैं। अगर मैं फर्ज करें मैं एक ऐसा कैंडिडेट हूं जो उनमें बैठा हुआ हूं और मैं अपने आप को पॉलिटिकल कैरियर सामने रखता हूं, ठीक है, तो मैं देखता हूं कि हुआ क्या है, इर्द-गिर्द क्या हुआ है। मैं देखता हूं कि परवेज खटक का जो कि अपने आप को चीफ मिनिस्टर और एक पार्टी का सरबराह बना के फिर रहा था, उसका क्या हशर हुआ है। मैं देखूंगा कि जो जहांगीर तरीन है उसका क्या हशर हुआ है। मैं देखूंगा कि 99% ऑफ वो सारे लोग जो कि लोटे हुए थे उनका क्या हशर हुआ है। मैं देखूंगा कि वो सारी कौम जो इमरान खान के कहने पे बगैर निशान के बगैर लीडर के बाद भी निकली है और मुझे वोट दिया है, तो अगर मैं डिजर्ट करके चला जाऊंगा तो वो अवाम मेरा क्या हशर करेगी, मेरे अपने बच्चे मुझे क्या कहेंगे, मेरे अपने बहन भाई मुझे क्या कहेंगे, मेरी माँ बाप मुझे क्या कहेंगे। तो मैं बहुत ही जाहिल हूंगा, बहुत ही बेवकूफ हूंगा कि मैं उन पार्टीज में चला जाऊं कि अभी जिस तरीके से डिविजन हो रही है कोई हुकूमत भी 1.5 साल 2 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। तो क्या मैं अपना करियर 2 साल या 1.5 साल के लिए दांव पे लगा लूंगा? मैं बहुत बड़ा बेवकूफ आदमी हूंगा। सर बड़ी अहम बात की आपने। लेकिन सर फिर दूसरी जानिब फिर ये तो माने ना, जिन शख्सियात के आपने नाम लिए हैं वो नहीं जीत सके, और जिस लेवल की वो शख्सियात थी तो फिर उनकी कहीं बैकिंग नहीं थी। फिर कुछ तो सर मानिए कि इलेक्शन बेहतर हुए, शफाफ हुए, फिर तो धांधली के इल्जामात, एहतजाज, फिर मुजाहरे, वो तो नहीं होना चाहिए। कुछ शिकायत हैं, अदालतें तय करेंगी, इजहार तो करें ना जी बहुत अच्छे इलेक्शन हुए हैं, और जो बड़े बुरुज थे जो कहीं सपोर्ट भी उन्हें मुमकिन तौर पर कहा जा रहा था हासिल है, वो कुछ नहीं कर सके। अवाम ने उनको जो रिजल्ट दिया सब ने तस्लीम किया उसको। देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, एक चीज होती है जब आप धांधली देखो, एक होती है जो हर एक छोटी मोटी जगहों में 5-10% जो होते हैं ना, जब आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशंस होती हैं उसमें आपको छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। आप फॉर्म 45 को गलत उसको आगे जब फिल करो तो फॉर्म 47 गलत हो जाता है। लेकिन एक होता है प्रोसीजरल मिस्टेक्स होते हैं। प्रोसीजरल मिस्टेक्स हम उन लोगों की बात करके जो 5 साल इस बात की तनख्वाह लेते हैं कि उन्होंने ये प्रोसीजरल मिस्टेक्स नहीं करने, और वो लोगों को कहते फिरते हैं कि भाई तुम लोगों ने अपने इलेक्शन सही नहीं कराए, ठीक है, तो फिर उनके ऊपर तो लाजिम हो जाता है कि वो अपने प्रोसीजर मिस्टेक्स ना करें, ठीक है। तो सर अगर फिर प्रोसीजरल मिस्टेक को हम मुनज़्ज़म धांधली तो नहीं कह सकते, किसी इदारे के ऊपर इल्जाम तो आयद नहीं कर सकते?
सर देखिए, अब मैं डिफाइन कर देता हूँ मुनज़्ज़म धांधली को मैं कैसे देखता हूँ, ठीक है। अब मैं हो सकता है मैं गलत हो, मेरा तज्जिया गलत हो, लेकिन मुनज़्ज़म धांधली उसे कहते हैं कि जब आपको एक किस्म का पैटर्न हर जगह पे मिल रहा होता है। देखिए, जो सीरियल किलर होता है ना, वो एक ही पैटर्न से, उसका माइंडसेट होता है, वो एक ही पैटर्न से काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे पैटर्न बेसिकली हमने ये देखा है कि लेट्स से जो रात को 12 बजे या 1 बजे के करीब जो लेट्स से डॉक्टर हुमायूं को वोट मिले थे 70,000, लेकिन जब रिजल्ट अनाउंस हुए तो डॉक्टर हुमायूं के वोट कम होके 60,000 हो गए। मेरे कम तो नहीं हो सकते ना, ठीक है ना, मेरे ज्यादा हो सकते, कम नहीं हो सकते। नंबर 2, हमने बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखा हुआ है कि फॉर्म 45 परसिस्टेंटली, आप सोचे 60 ऐसे हल्के हैं कि जहां पे फॉर्म 45 की एडिशन करें तो एक रिजल्ट आता है, लेकिन फॉर्म 47 दूसरा रिजल्ट बता रहा है। इसका मतलब ये है कि ये देखिए, अब हमारे सिस्टम, अदालती सिस्टम में मैं आपकी जमीन जो आपके नाम है, आपकी जमीन है, मैं आपकी जमीन में एक ईंट लगा देता हूं, आप मुझसे आके अगले 20 साल तक वो जमीन नहीं छीन सकते। ठीक है। तो अब अगर इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ के या जानबूझ के या अनजाने में किसी और को मेरी जमीन पकड़ा दी है, अब मैं इलेक्टोरल प्रोसेस जो पाकिस्तान का जो जुडिशियल प्रोसेस है, मैं उसके अंदर 5 साल खपता रहूंगा और अगला बंदा 5 साल मजे करके निकल जाएगा, फिर मुझे कहेगा सॉरी यार वो तो तेरा घर था, मैं तो वैसे बीच में बैठा हुआ था। बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया सर आपने। सर ये तो अब आपने जो फैक्ट्स हैं सिस्टम की वो आपने उनको पॉइंट आउट कर दिया, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा हमें अपना विजन दीजिए, अपना एक्सपोजर दीजिए। जो हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, जहां पे आपके हमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने आउटस्टैंडिंग तरीके से परफॉर्म किया है और वहां पर भी जिनके अब तक के रिजल्ट्स हैं 88 उम्मीदवार वहां पर आपके कामयाब हुए। उसके बाद देखिए JUI 7, आज़ाद 7, PMLN 5, PP 5, अदर 6, तो वहां पर भी आपको बेहतरीन फील्ड मिली है और उन नताइज को नोटिफाई किया जा रहा है। तो अब आपके पास जो लीगल सिचुएशन है, पार्टी की बहैसियत नहीं है, लोग आज़ाद हैं, तो KPK के अंदर गवर्नमेंट बनाने के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या है? मुमकिन तौर के ऊपर किस जमात के प्लेटफॉर्म से अंडर अम्ब्रेला आप आगे बढ़ सकते हैं? कुछ वाजे हो रहे हैं आपको? अच्छा, लेट मी प्लीज अलाउ मी टू करेक्ट यू। ओके, आपने कहा है कि आपके कैंडिडेट ने बेहतरीन परफॉर्म किया है। मैं आपको यहाँ करेक्शन करता हूँ, इनमें से किसी कैंडिडेट ने बेहतरीन परफॉर्म नहीं किया। अवाम ने इनको इमरान खान के कहने पे मैंडेट दिया है। ठीक है, चलें ये मान लेते हैं, ठीक है, पढ़ लेते हैं, चलें आपके कैंडिडेट्स का, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप उस अवाम के मैंडेट को कैपिटलाइज कैसे करेंगे सर, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब ये याद रखें कि 113 में से 90 हमारी हैं, ठीक है। तो दैट मींस मैंने तकरीबन 80% के करीब मैंने सीटें ली हैं, ठीक है। 80% मींस ये 2/3 मेजॉरिटी नहीं, ये 4/5 मेजॉरिटी मैंने उठा ली जी। जब मैंने 4/5 मेजॉरिटी उठा ली है, अब मेरे पास प्लेटफॉर्म, अगर फर्ज करें मैं बगैर अपने जो बाकी क्या कह सकते हो उसे, ये जो रिजर्व सीट ना भी मिले जी, तो फिर भी अपनी गवर्नमेंट बना सकता हूँ, आजाद गवर्नमेंट बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जब मुझे वो मिल जाएंगी, और हम लोग उसके 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, बेसिकली लीगली 3 ऑप्शंस हो सकते हैं। एक, मैं इंटर पार्टी इलेक्शंस करा लूं और गवर्नमेंट बना के अपना रिजर्व सीट ले लूं, मैं किसी और पार्टी के साथ मिल जाऊं और अपनी गवर्नमेंट बना लूं, ठीक है। आपको पता है वजह मुस्लिमीन के साथ मिलके हम लोग, उनके साथ मिलके भी वो एक ऑप्शन आई है, कहा भी किया हुआ है, उनके साथ मिलके हम लोग, उनका एक बंदा भी जीता हुआ है, तो हम उनके साथ मिलके अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं, अपने रिजर्व सीट्स ले सकते हैं और गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो वो तो कोई मसला ही कोई नहीं है, KP में कोई मसला नहीं है। मरकज में ये बताया हुमायूं महमद साहब, KP को कंपाइल करवा लेना सर। वो हो गया KP में, तो उनको एब्सोल्युटली किस जमात के साथ जाएंगे जो लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करनी, आजाद भी बना सकते हैं हुकूमत, आजाद हुकूमत भी बन सकती है, आजाद हुकूमत भी बन सकती है सर। हमने तो सारी पूरे पाकिस्तान को आजाद करना है। मेरा मतलब ये है कि आजाद हुकूमत हमारी बनी हुई है वहाँ पे, लेकिन हमें चाहिए, देखिए वहाँ पे आगे मसला आएगा, दूसरा जो मसला आएगा जिसको हमने देख के करना होगा, वो सेनेट के इलेक्शन फॉलोइंग एकदम आ रहे हैं, उसके लिए हमारे पास रिजर्व सीट जो है ना सारी, वो हमारे पास होनी चाहिए, ताकि हम सेनेट पे अपने बंदे वहां से 12 में से 11 या 10 या 11 को हम सेनेट में डाल सके, ठीक है। हमने उसको स्ट्रेटेजी को भी देखना होगा, ठीक है।
तो वहां पे आपको पता है कि एक आध पॉलिटिकल पार्टी के साथ हमारी एग्रीमेंट हो गई और मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह ताला उनके साथ भी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हम बाकी ऑप्शंस भी देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल तो ठीक। हमारी वो मसला खत्म हो जाएगा। अब अच्छा, हुमायूं अहमद साहब, मुझे ये बताएं कि एक तो आपने जो मफरूजा हमें फिगर्स बताए मरकज में कि हमारी इतनी 60 लोगों ने पटिशन दायर कर दी हैं, वो तो जब होगा, लेकिन अभी आपको अगर हुकूमत बनाना चाहते हैं मरकज में तो किसी सियासी जमात का हाथ थामना होगा आपको, आप अकेले नहीं बना सकते। तो फिर किस सियासी जमात के साथ आप चाहेंगे कि मरकज में हुकूमत बनाएं? देखिए, मरकज में हुकूमत बनेगी, उसके लिए दो चीजें सबसे पहले मेरी नजर में जरूरी होगी। सबसे पहले मैं अपनी स्ट्रेंथ देखूंगा, और मेरी स्ट्रेंथ जो मुझे मालूम है फॉर्म 45 के तहत मुझे मालूम है, और मैं मोस्ट प्रॉब्ली अगर कोई जा रहा है या नहीं जा रहा, मैं एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के मैंने वोट डाला है, और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है NA 48, और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिसमें हमारे साथ ज्यादती हुई है। तो मैं मोस्ट प्रॉब्ली सुप्रीम कोर्ट का मैं पिटीशन दायर करूंगा, और आर्टिकल 184C के तहत बिल्कुल ठीक जी आप लोग इसमें इंटरवीन करें। उसकी वजह यह है कि अगर खुदा न खास्ता ये गवर्नमेंट स्टेबलाइज नहीं होती तो और महंगाई होती है, तो हम जो गरीब लोग हैं वो सफर करेंगे। तो एट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल, मैं समझता हूं कि ये एक आपकी बड़ी अनाउंसमेंट है सर, बड़ी अनाउंसमेंट है, पार्टी का बड़ा फैसला सुना रहे हैं हमारे नाज़रीन को आप। नहीं, पार्टी का नहीं है, मैं अपनी जात अच्छा, जाती हद तक, ठीक है। अच्छा सर, एक आखिरी, इसके बाद ब्रेक में जाने का मुख्तसर जवाब दे दीजिएगा। इलेक्शन से पहले बानी PTI की हदायत के ऊपर एक कमेटी बनी थी जिसमें टास्क दिया गया था कि सब सियासी जमातों से जाके राब्ते करें, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी हो, लेकिन वो प्रोसेस फिर आगे ना बढ़ सका। अब जो जमातें जीती हैं वो मफाहमत की बात कर रही हैं, मुल्क को जिन हालात का सामने है मिलजुल कर चलने की बात कर रही हैं। तो अभी तक आपका भी पहले माइंड बना था और आपने भी मुश्किल सूरत हाल से निकलना है, आपको भी मफाहमत की जरूरत है, मुल्क को भी मुआशी मंजधार से निकालना है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आनी है। किसी ने अब तक आपको अपने साथ कोई ऑन बोर्ड करने के लिए, किसी जमात ने, नून, पीपल्स पार्टी या किसी और ने कोई राब्ता किया, और कोई इसके इम्कानात हैं आने वाले दिनों में? देखिए, अभी तक कोई ऐसे वो नहीं है। प्रॉब्ली मेरा ये ख्याल है मेरे एक आध दो दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि आप लोग ये क्यों नहीं करते। आई एम ओपन, हम लोग एज अ पॉलिटिकल पार्टी हम लोग ओपन है, हम सबसे बात करेंगे। मेरे ख्याल में ये तो बड़ी जबरदस्त सोच दे रहे हैं सर आप वेलकम करेंगे कोई आपके पास आए? सर, हम वेलकम करेंगे। अगर बात ये नहीं कोई हमारे पास आए, अगर कोई हमें ये शो भी करे कि भाई हम आपके साथ बात करना चाहते हैं, तो हम भी उनके पास चले जाएंगे, लेकिन हमें पता चले कि कोई ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज है, क्योंकि ये जबरदस्त सर, ये तो हकीकी तब्दीली की आप बात करें सर, जबरदस्त। वक्त का में यहाँ ब्रेक लेनी है। हुमायूं अहमद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया शॉर्ट नोटिस पर, आपका बहुत शुक्रिया। खास साहब, ये तो वाकई हकीकी तब्दीली की जानी बढ़ रहे हैं आने वाले दिनों में। अच्छा एक जेस्चर होगा अगर PTI के लोग इस अप्रोच को फॉलो करते। ना यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मखलूत हुकूमत के अंदर क्या मंजरनामा बनने जा रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। ख्वाजा साहब की एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेंगे। स्टे विद अस।